उस दिन स्काई में बेवरिन बिना किसी रोक टोक के उड़ रहा था, बिना किसी चीज की परवाह किए, जैसे वह ही स्काई का किंग हो। उसी दिन मैंने यह डिसाइड कर लिया कि मैं भी अकेला रहकर इतना पावरफुल बनूंगा कि कोई भी मुझे कुछ भी करने से रोक ना सके। आज से मैं ग्रेट मैजिक फैमिली से रिटायर लेता हूँ। अब मेरी पहचान डेक्लन फैमिली के ट्रिपल शूटर के रूप में होगी। अब हमारा सीन एक गहरी अंधेरी रात की ओर आता है। कौवे आकाश की ओर देखकर कांव कांव कर रहे होते हैं और वहीं एक पर्सन किसी से कहता है, अब केवल तुम ही बचे हो। कौवे उसकी आवाज सुनकर आकाश में उड़ जाते हैं। एक पर्सन अपने मैजिक से दूसरे पर्सन का गला पकड़े होता है। दूसरा पर्सन झटपटाते हुए कहता है, ट्रबल शूटर नंबर 1, तुमने अपनी स्किल्स को छिपा रखा था। पहला पर्सन उसकी बात सुनकर एक स्माइल देता है। दूसरा पर्सन कहता है, एक ट्रबल शूटर के पास ऐसी स्किल होनी भी नहीं चाहिए। पहला पर्सन कहता है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। यह कहकर वह एक बुक को निकाल लेता है। उस बुक का नाम ग्रीमोयर होता है। दूसरा पर्सन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। क्या तुमने सच में सोचा कि मैं एक आवारा कुत्ते का शिकार करने के लिए जुट जाऊंगा? पहला पर्सन खाम होकर कहता है, फिर वही बात, मुझे पता है तुम सभी डेक्लन के बास्टर्ड झुंड बनाकर अटैक करोगे। मुझे बताओ कि इस बुक को कैसे ओपन किया जाता है। दूसरा पर्सन कहता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। पहला पर्सन सोचता है, यदि उन ग्रीडी डेक्लन फैमिली वालों को इसे ओपन करना आता तो वे इस बुक का यूज करते, ना कि इसे किसी वॉल्ट में छुपा कर रखते। वह ग्रीमोयर की ओर देखकर कहता है, मुझे नहीं पता कि इसका यूज कैसे करते हैं, पर मुझे उन डेक्लन के लोगों ने इसके लिए बहुत ज्यादा चेस किया है। इसका मतलब यह है कि उनके लिए यह बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा पर्सन कहता है, मुझे वे ग्रीमोयर हैंड ओवर कर दो और मैं उनसे तुम्हारी लाइफ छोड़ने को कहूंगा, जिससे तुम ट्रबल शूटर के रूप में लौट सकते हो। अरे नहीं, डेकुलन के हाउंड के रूप में लौट सकते हो। दूसरे पर्सन की बात सुनकर पहला पर्सन एक स्माइल देते हुए कहता है, एक ट्रबल शूटर के पास केवल इतनी ही अथॉरिटी है? वह अपने मैजिक से दूसरे पर्सन का गला दबाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कोई अंतिम शब्द हैं? दूसरा पर्सन पहले को गाली देने लगता है। पहला पर्सन कहता है, आखिरकार तुमने अपना ट्रू नेचर दिखाई दिया, तुम सच में प्रशंसा के लायक हो। तभी उन दोनों की ओर कोई तीसरा पर्सन बढ़ने लगता है। वह अपने प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है। उस प्रेशर को महसूस करके पहले वाले पर्सन के फेस में पसीना आने लगता है। वह पीछे मुड़कर उस पर्सन की ओर देखता है। वह पर्सन अभी भी अपने प्रेशर को चारों ओर फैला रहा होता है। वह पर्सन कहता है, तुम्हारे पास कुछ डिसेंट इंस्टिंक्ट्स हैं। पहला वाला पर्सन सोचता है, कोई पर्सन कैसे ही इस विशेषियस एनर्जी को इमिट कर सकता है। वह पर्सन कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के डेक्लन फैमिली का हेड फेरन वॉन डेक्लन हूँ। यदि तुम दयालु बनकर उस ग्रेमोर को मेरे हाथों में सौंप दो तो हम आगे बात कर सकते हैं। पहला वाला पर्सन हमारा एमसी होता है। मैं अब उसे एमसी ही कहकर बुलाऊंगा। वह सोचता है, कई डिकेड्स तक एक ट्रबल शूटर के रूप में बिताने के बाद यह मेरा पहली बार है जब मैंने पर्सनली फैमिली हेड को देखा है। ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की सबसे फेमस मैजिक फैमिली डेक्लन फैमिली है, जिसका हेड हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है। आखिर वह किस तरह का पर्सन है? फेरन वॉन डेक्लन एमसी की ओर देखकर एक विशियस स्माइल देता है। स्ट्रॉन्गेस्ट मेज के ऑरा के प्रेशर के बावजूद भी एमसी अपना एक्सप्रेशन चेंज नहीं करता। वह कूल बनकर कहता है, तुम मुझे थोड़ा परेशान कर रहे हो। एमसी को अपने प्रेशर के सामने बिल्कुल काम देखकर डेकुलन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एमसी कहता है, तुम कितने सेमलेस हो जो तुम मेरी मेहनत से कमाई गई बुक को छीनना चाहते हो। यह कहकर एमसी उस बुक को अपने स्पेस में रख लेता है। डेकुलन हेड एमसी की बात सुनकर हंसने लगता है। वे दोनों जोर जोर से एक दूसरे पर हंसने लगते हैं। एमसी घबराते हुए सोचता है, यदि मुझे एक बेबरन खा लेता तो शायद मेरे जिंदा रहने के कुछ चांस थे, पर मेरी फूटी किस्मत। इस टाइम मेरे सामने स्वयं फैमिली हेड आ चुकी है। उसका ऑरा कोई मजाक नहीं है। वह सच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज कहलाने के लायक है। इस टाइम एमसी की पूरी बॉडी कांप रही होती है। सच कहूँ तो एमसी की इस टाइम फटी पड़ी होती है। डेक्लुन अपनी स्टिक जमीन पर मारते हुए कहता है, तुम्हें मारकर ग्रोमेयर वापस लेना बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन ठीक है, अब और नहीं, अब असली बात करते हैं। यदि तुम मुझे वह ग्रोमेयर सौंप देते हो तो मैं तुम्हारे सारे क्राइम्स माफ कर दूंगा और तुम वापस से डेक्लुन के शैडो के रूप में आ सकते हो। एमसी उसकी बात पर कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। डेक्लुन कहता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारा टैलेंट रिमार्केबल है। तुम्हें फाइट करता देखने के बाद मैं यह रिग्रेट करता हूँ कि मैंने तुम्हें पहले रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पाया। एक फिल्थी रैड जो ट्रिपल शूटर जैसी ट्रेस स्किल को मास्टर करने के बाद भी इस लेवल तक पहुंच गया। वह सच में डेक्लन के विंग बनने के
बाद कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, तुम जैसा ब्लेड डेक्लन को कितनी दूरी तक ले जा सकता है। तुम मेरी ओर आकर डेक्लन फैमिली को बहुत ज्यादा ग्रेट बना सकते हो, जिससे तुम्हारा नाम हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। एमसी डेक्लन हेड की बातें सुनकर पक जाता है। वह कुछ सोचकर कहता है, ठीक है। डेक्लन हेड खुश होकर कहता है, बहुत अच्छे, अब जल्दी से वह बुक मुझे हैंड ओवर कर दो। एमसी कहता है, मेरी एक कंडीशन है, यदि तुम मुझे पहले फैमिली हेड की सीट दे देते हो तो मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। डेक्लन हेड एमसी की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है, जिससे उसके सिर की नसें भी दिखने लगती हैं। एमसी कहता है, वैसे तुमने अभी कहा कि तुमने मेरी फैट्स को देखा है। यह कहकर वह अपने मैजिक से दूसरे पर्सन का गला दबाने लगता है, जिससे दूसरे पर्सन की गर्दन टूट जाती है और वह वहीं पर मारा जाता है। एमसी पूछता है, तो बताओ, मैंने इस मूव से कितने लोगों को किल किया है। अपने ही सामने अपने सर्वेंट को मरता देख वॉन डेक्लन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, यदि तुम इस तरह से ही खेलना चाहते हो तो तुम यहीं पर मारे जाओगे। एमसी धीरे धीरे डेक्लन की ओर आगे बढ़ने लगता है और अचानक से वह अपनी फिस्ट से मैजिक सर्कल बनाकर डेक्लन पर अटैक कर देता है। लेकिन डेक्लन हेड को उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसके सामने एक शील्ड आ जाती है जो कि एमसी के अटैक को वहीं पर रोक लेती है। एमसी कहता है, यह दूरी मेरे अटैक करने के लिए परफेक्ट है। डेक्लन हेड कहता है, ऐसा लगता है मुझे तुम्हें हमल करने की जरूरत होगी। यह कहकर वह अपनी मैजिक का यूज करता है, जिससे एक अर्थ स्पाइक निकलकर एमसी को हिट करती है। उस अटैक से एमसी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। डेक्लन हेड फिर से अपने मैजिक से अटैक कर देता है। एमसी उसके मैजिक के लेवल को देखकर उसे क्रेजी कहकर बुलाता है। एमसी उन अर्थ स्पाइक से बचकर उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है और वह मन ही मन सोच रहा होता है, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मेज की पावर। यह अटैक करने के लिए कोई भी ओपनिंग नहीं छोड़ रहा। वह ओवर थिंकिंग के कारण डेक्लन के बैरियर से टकरा जाता है। डेक्लन कहता है, तुम्हें अपने आप को मुझसे दूर रखना चाहिए। वह फिर से अपने मैजिक का अटैक एमसी पर कर देता है। वह अटैक सीधे जाकर एमसी से टकराता है, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट होता है। डेक्लन हेड अपने बैरियर के अंदर रहता है, जिससे डेक्लन को उस ब्लास्ट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है, क्या तुम अपने माइंड को चेंज करना चाहते हो? यदि तुम मुझसे फाइट करते रहोगे तो अंत में तुम मारे ही जाओगे। एमसी उससे पूछता है, क्या मैं अभी भी तुम्हारे शैडो के रूप में वापस आ सकता हूँ? डेक्लन हेड पूछता है, क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? एमसी कहता है, मैं कभी भी तुम्हारे अंडर नहीं रहूंगा। मैं कुत्ते का फूड खा खाकर बीमार हो चुका हूँ। वह अपना अटैक डेक्लन हेड की ओर कर देता है। एमसी का अटैक सीधे जाकर डेक्लन हेड के बैरियर से टकराता है, लेकिन वह अटैक डेक्लन के बैरियर को पियर्स भी नहीं कर पाता। एमसी पागलपन में डेक्लन पर अटैक करता रहता है। डेक्लन हेड एमसी पर एक एक करके कई सारे अटैक कर देता है। जब वह अटैक करके थक जाता है तब वह अपनी ग्रेट पावर का यूज करता है। उस पावर को देखकर एमसी की रूह कांप जाती है। डेक्लन की ओवरवेलमिंग पावर से स्काई में थंडर की बरसात होने लगती है। एमसी उस पावर को देखकर सोचता है, अब मैंने रियलाइज किया कि उस दिन बेवरन स्काई में बिना किसी चिंता के क्यों उड़ रहा था। उसका रीजन यह था कि उसके पास एब्सोल्यूट पावर थी। डेक्लन हेड एमसी के पास आकर कहता है, इम्प्रेसिव, तुम अभी मरने वाले हो, लेकिन तुम अभी भी मेरे अटैक को इंड्योर कर रहे हो। क्या अब तुम्हें हमारे बीच के डिफरेंस का पता चला? एमसी इस टाइम बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है। वह कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। डेक्लन हेड कहता है, इस बार हम प्रॉपरली बातें करने के लिए तैयार हैं। तुम मुझे उस स्टोरी के बारे में बताओ जो तुमने अभी फिनिश नहीं की। एमसी कहता है, क्या तुम मुझे फिर से एक ट्रबल शूटर के रूप में देखना चाहते हो? डेक्लन कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मेरा मतलब एक ट्रबल शूटर से नहीं था। मेरा मतलब तुम एक बेसल फैमिली हेड बन सकते हो। एमजी उसकी यह बात सुनकर हैरान हो जाता है। वह सोचता है, क्या यह मुझे एक बेसल फैमिली का हेड बनाना चाहता है? डेक्लन ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की टॉप मैजिक फैमिली है, जो कि इंपीरियल अथॉरिटी को राइवल करती है, और वह मुझे उस बेसल हाउस का हेड बनाने के लिए ऑफर कर रहा है। एमसी उसकी पूरी प्लानिंग को समझ जाता है। वह अपनी स्पेसिफिक ग्रिमोर निकाल लेता है। डेक्लन कहता है, तुम अपनी बर्थ को अंडर एस्टिमेट करते हो। मैं सबसे पहले तुम्हें पाना चाहता था, मेरे लिए बाद में ग्रिमोर आती है। एमसी ग्रिमोर को डेक्लन की ओर बढ़ाता है। डेक्लन हेड खुश होकर कहता है, इसी के साथ तुम्हारे सभी क्राइम खत्म होते हैं। यह कहकर वह अपना हाथ ग्रिमोर को लेने के लिए बढ़ाता है, लेकिन उसके टच करने से पहले एमसी उस ग्रिमोर में आग लगा देता है। डेक्लन उसकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस टाइम एमसी के चेहरे पर विक्ट्री की स्माइल होती है। डेक्लन हेड कहता है, तुम कभी भी पीस में नहीं रहोगे। एमसी कहता है, चुप रहे,
और मेरी बात सुन, ट्रबल शूटर कभी भी मनी के बारे में परवाह नहीं करते, तो मैं इसके बारे में क्यों सोचूं? क्योंकि ये प्राइसलेस है। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है कि डेक्लुन के यंग मास्टर ने ट्रबल शूटर को डिवोर कर लिया? यह बात सुनकर डेक्लुन हैरान हो जाता है और कहता है, यह तो एक फॉरबिडन मैजिक है। एमसी कहता है, हाँ, उस कमीने ने मेरे सारे कॉमरेड्स को खा लिया और डेक्लुन के लोगों ने इसे कवर अप कर लिया। डेक्लुन कहता है, तो तुम इसी वजह से यह सब कर रहे थे? एमसी कहता है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? सभी जानते हैं हमारी लाइफ बहुत ज्यादा सस्ती है, लेकिन हम सभी सिर्फ ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं ताकि हम मनी को कमाकर रिटायर होने के बाद अपनी लाइफ आराम से काट सकें। डेक्लन वहां से जाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे लास्ट वर्ड सुन लिए। तभी डेक्लन अपनी चुटकी बजाता है जिससे एमसी की चारों ओर फ्लेम्स आने लगती हैं। ये एजुरे फ्लेम्स हैं जो कि तुम्हें असहनीय पीड़ा देंगी, लेकिन ये फ्लेम तुम्हें नहीं मारेंगी। तुम्हें अपनी चॉइस के ऊपर रिग्रेट होगा। एमसी उन फ्लेम्स में जलते हुए कहता है, रिग्रेट माई एस। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। वह सोचता है, यदि मैं मर भी जाऊं तब भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। यदि मेरे पास जीने के लिए कोई दूसरी लाइफ भी हो तब भी मैं अपने फ्रीडम के लिए तुमसे लास्ट ब्रीथ तक फाइट करूंगा। तभी उसके चारों ओर लगी फ्लेम फ्रीज होने लगती हैं। जहां पर भी उसकी नज़र जाती है उस जगह का टाइम फ्रीज हो गया होता है। अचानक से ग्रिमोयर में हलचल होने लगती है और वह एमसी के हाथ से छूटकर उसके हट में चली जाती है। ग्रिमोयर के सिंबल एमसी के हट में बन जाते हैं। एमसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब ऑफिशियली हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है। एक बच्चा अपने कटोरी में एक सिक्का ले रहा होता है। तभी वह अपने चारों ओर देखकर सोचता है, यह क्या है? मैं अभी कुछ टाइम पहले जल के मरने वाला था। कुछ तो स्ट्रेंज है। वह अपने चारों ओर की गलियों को देखकर कहता है, मैं कहाँ हूँ? यह प्लेस थोड़ा फैमिलियर लग रहा है। ऐसा लगता है कि मैं वापस से अपने पिछले वाले टाइम में आ गया हूँ। तभी वह उस प्लेस को याद करके कहता है, हाँ, मुझे याद आया, यह ब्लैक एंड वाइट जोन है। यह वही प्लेस है जहाँ मैं ट्रबल शूटर बनने से पहले सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तभी उसका ध्यान अपने चेस्ट की ओर जाता है। वह कहता है, अरे नहीं, मैं तो अपने टाइम में वापस आ गया। ब्लैक एंड वाइट जोन देखने में ठीक ठाक लग रहा होता है। एमसी एक नदी के किनारे जाकर कहता है, आखिर इस वर्ल्ड में यह क्या चल रहा है? यह पक्का मैं ही हूँ, लेकिन मैं यंगर रूप में कैसे आ गया? तभी उसका ध्यान अपनी चेस्ट की ओर जाता है। उसके चेस्ट पर ग्रिमोर के मार्क होते हैं। वह सोचता है, लगता है मैं ग्रिमोर की वजह से पास्ट में वापस आया हूँ। मुझे नहीं पता कि वह क्या है, लेकिन वह मैजिक बुक सच में वर्क करती है। क्या एक मैजिक बुक सच में ऐसे करने के कैपेबल है? तभी डेक्लन फैमिली हेड इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। यह इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। मुझे नहीं पता, लेकिन यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे इस टाइम ऐसा लग रहा है कि मैं एक ड्रीम देख रहा हूँ, लेकिन यह सच में कोई ड्रीम नहीं है। सेल रिवर की सीवेज की स्मेल से मुझे पता चल रहा है कि मैं सच में जिंदा हूँ। और मैं इस बार जिंदा भी नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर भी है। नो मैटर, लेकिन मैं सच में इस बार ग्रेट थिंग्स को अचीव करूँगा। वह आसमान की ओर देखकर कहता है, एक बार मेरे पास एक ड्रीम था। वह ड्रीम मेरे कॉमरेड का भी था। वह पास्ट लाइफ के कन्वर्सेशन के बारे में सोचता है। उसी ड्रीम के कारण मैंने रिटायर होने का निर्णय लिया। उसका फ्रेंड कहता है, नंबर 1 एस्टर। हमारे एमसी का नाम एस्टर होता है। उसका फ्रेंड कहता है, हम ब्लैक एंड वाइट जोन के बैग ऑफ वॉन्ट्स के सिवा कुछ भी नहीं है। हमारे पास खाना, कपड़ा और एजुकेशन कुछ भी नहीं थी। क्या तुम्हें पता है कि इसमें से सबसे बुरा क्या है? एस्टर कहता है, हमारे पास इनफ खाना ना होना ही सबसे बुरा था। उसका फ्रेंड कहता है, यदि हमारे पास खाने की कमी होती तो हम यहाँ पर खड़े नहीं होते। क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि हम जैसे ऑर्फन लोग गटर में ही क्यों जीते हैं? एस्टर कहता है, मैं तुम्हारी बात से सेटिस्फाइड हूँ। उसका फ्रेंड कहता है, हमारे लैब ट्रैप्स होने का रीजन यह है। एस्टर वापस से कहता है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। उसका फ्रेंड गुस्से में एस्टर को घूरने लगता है। एस्टर कहता है, ठीक है, बताओ। हमारे पास एजुकेशन नहीं थी, इसलिए हम सभी उन नोबल्स के अंडर रहे। यदि हम सभी एजुकेटेड होते तो कोई भी पर्सन हमें उसके अंडर फोर्सफुली काम नहीं करा सकता। इसलिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हम एक दिन रिटायर होते हैं तो हम मिलकर एक लाइब्रेरी बनाएंगे जहाँ पर प्रत्येक पर्सन बिना किसी वेल्थ, जेंडर और स्टेटस के साथ आकर फ्रीली बुक्स को पढ़ सकता है। प्रेजेंट में आकर एस्टर कहता है, लेकिन मैं उससे अभी भी एक कदम दूर हूँ। मैं फ्यूचर में जाकर एक ऐसे टावर को बनाऊंगा जहाँ पर दुनिया की सभी बुक्स होंगी।
मैं उसकी फर्स्ट फ्लोर पर डेक्लन फैमिली के सीक्रेट मैनुअल को रखूंगा, जिससे ब्लैक एंड वाइट जोन्स के लोग भी उन नोबल फैमिलीज के कमीने बच्चों के बराबर पावरफुल और एजुकेटेड होंगे। यह कहकर वह एक शैतानी हंसी हंसने लगता है। मैं डेक्लन फैमिली के सारे सीक्रेट सभी को बांट दूंगा। यह सोचकर ही मेरे मुंह से पानी आ रहा है। यदि मैं टेक्निक्स को सभी में बांट दूंगा तो फ्यूचर में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। यदि मैं डेक्लन फैमिली की टेक्निक्स चारों ओर फैला देता हूँ तो वे कमीने जल्द ही सबको लूज कर जाएंगे। वह अभी अपने बेहतर फ्यूचर के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके चेहरे पर आकर एक लात लगती है, जिससे एस्टर जाकर जमीन पर गिरता है। वह पर्सन कहता है, मैं तुम्हें चारों ओर ढूंढ रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि उस प्लेस पर बैठे रहना, और अब मैंने यहाँ तुझे पाया। क्या तू मरना चाहता है? वह एस्टर पर अपनी लातों की बरसात कर देता है। एस्टर सोचता है, यह कमीना कौन है और यह अचानक से मुझे आकर क्यों पीटने लगा। मैं एक ट्रबल शूटर हूँ और मेरे पास कई सारे बैटल्स का एक्सपीरियंस है। एस्टर उसकी लात पकड़ लेता है, जिससे वह पर्सन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एस्टर कहता है, तूने मुझे 7 बार हिट किया है, तो अब 10 गुना वापस लेने के लिए तैयार हो जा। एस्टर उसको एक पंच मार देता है, जिससे एस्टर के हाथ से क्रैक की आवाज़ आती है। वह कहता है, क्या यह टूट गया? वह पर्सन एस्टर के फेस पर पंच मारकर कहता है, कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे हिट किया। वह पर्सन वापस से एस्टर को लातों से मारने लगता है। एस्टर कहता है, यह मुझे दर्द कर रहा है, मेरी बॉडी से जाना मेरा हार्ट दर्द कर रहा है। तभी उस पर्सन के नीचे एक पत्थर आ जाता है, जिससे वह डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। एस्टर कहता है, अभी मेरे पास एक चांस है। वह पर्सन गटर में गिरा होता है। एस्टर अपने चांस को पाकर वहां से भाग जाता है। वह कहता है, मैं इस बात को याद रखूंगा। तुमने मुझे 57 बार हिट किया है, मैं इसे तुम्हें वापस जरूर दूंगा। मैं एक ट्रबल शूटर हूँ जो गिव अप करना नहीं जानता। एस्टर वापस से ब्लैक एंड वाइट जोन की गलियों में चला जाता है। उसके हाथ में अभी भी पेन हो रहा होता है। वह अपने हाथ को देखकर कहता है, मेरी बॉडी सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एक ही पंच मारने के बाद मेरी कलाई मुड़ गई और डैमेज हो गई। मुझे अभी टावर के बारे में ना सोचकर अपने बॉडी को फिक्स करने के बारे में सोचना चाहिए। तभी एक बच्चा एस्टर के पास आकर पूछता है, क्या तुम भूखे हो? एस्टर उसे थोड़ी देर देखकर कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? वह बच्चा कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। एस्टर सोचता है, मुझे पता है कि वह मुझे नहीं जानता। एस्टर उसे ऊपर से नीचे देखकर सोचता है, इसके कपड़े गंदे हैं, लेकिन वे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। लगता है यह बच्चा किसी नॉबल फैमिली से है, जो कि पावर स्ट्रगल से डरकर भागा है। इसका मतलब यह ब्लैक ऑफ डायनामाइट से यहाँ चलकर आया है। एस्टर कहता है, ये बच्चे। वह बच्चा अपना नाम डेमियन और अपनी मदर का नाम बियंका बताता है। एस्टर उसके नाम को सुनकर सोचता है, ऐसा लगता है मैंने इसका नाम कहीं तो सुना है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने इसका नाम कहाँ सुना है। एस्टर कहता है, क्या तुम थोड़े स्लो हो? डेमियन कहता है, मेरे पास सच में कोई मॉम नहीं है। यह बात सुनकर एस्टर कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे पास कोई डैड नहीं है। चलो, हमारे रास्ते अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ से चले जाओ। वह मन ही मन सोचता है, यह डायनामाइट से आया हुआ बच्चा यहाँ से चला जाए। यदि यह मेरे साथ इन्वॉल्व होता है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। एस्टर के कहने के बावजूद भी डेमियन वहीं खड़ा रहता है। एस्टर गुस्सा होकर कहता है, क्या तुम नहीं जा रहे हो? डेमियन कहता है, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। एस्टर मन ही मन सोचता है, क्या मुझे इसे एक बार हिट करना चाहिए? नहीं, छोड़ो। डेमियन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या यह दर्द कर रहा है? चलो, मैं तुम्हारे लिए इसे हील कर दूंगा। वह अपनी हीलिंग पावर का यूज एस्टर के हैंड पर कर देता है, जिससे एस्टर का हैंड हील होने लगता है। एस्टर उसकी स्किल को देखकर कहता है, यह तो एक हीलिंग हैंड स्किल है। एस्टर उसे देखकर घबराते हुए कहता है, यह एक हीलिंग हैंड नहीं है, जिसका नाम लाइट ऑफ हीलिंग है। यह ब्लैंको फैमिली की सीक्रेट स्किल है। ब्लैंको फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसने डेक्लन फैमिली को टक्कर दी। मेरी ट्रिपल शूटर की इंस्टीट्यूशन मुझसे कह रही है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, पर यह ब्लैंको फैमिली का एक चाइल्ड ब्लैक एंड वाइट जोन में क्या कर रहा है? ब्लैंको फैमिली पावरफुल है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा शांत रहती है। क्या वे इस टाइम शांत नहीं है? एस्टर डेमियन का नाम बुलाता है। डेमियन कहता है, क्या तुमने मुझे बुलाया? एस्टर जब उसकी शक्ल ध्यान से देखता है तो वह घबरा जाता है। एस्टर कहता है, मुझे याद आ गया, यह पर्सन ब्लैंको ब्लडलाइन का एक पर्सन है, जिसकी 2 अलग अलग कलर की आंखें हैं, जिसे सब कोई ब्लैंको ऑफ मॉन्स्टर कह के बुलाता था। वह अपनी हीलिंग पावर का यूज करके लोगों को मारता था। वह पहले लोगों को मारता था और फिर हील करके फिर से लोगों को मारता था। इसे सब कोई क्रेजी बूचर कह के बुलाता था।
इसका रियल नेम डेमियन वॉन ब्लैंको है। डेमियन खुश होकर कहता है, कितना ही ग्रेट बर्ड है। एस्टर उसकी हंसी को देखकर कहता है, सीरियसली? क्या यह पर्सन इस टाइम मुस्कुरा रहा है? रिग्रेशन के पहले जब मैं एक ट्रबल शूटर था, तब मैं डेक्लन फैमिली के ऑर्डर्स पर ब्लेंडर फैमिली गया था। एस्टर पूछता है, क्या हुआ है? आखिर ब्लेंडर फैमिली ने हमें क्यों बुलाया? क्या वे इस चीज को अकेले ही हैंडल नहीं कर सकते? उसका सबॉर्डिनेट कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सीधे हायर अप से ऑर्डर हैं, इसलिए हमें वहाँ पर जाना होगा। लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है जिसने कई दर्जन लोग मार डाले हैं। एस्टर पूछता है, क्या एक मॉन्स्टर? क्या वह एक ओगरे की तरह है? तब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वह कोई ओगरे नहीं था, बल्कि एक रियल मॉन्स्टर था। एक ऐसा पर्सन जो दूसरे पर्सन को बीच से फाड़ रहा था। उसके पास एंडलेसली हीलिंग करने वाली एक मैजिक स्किल थी और वह एंडलेसली अपनी यूनिक हीलिंग मैजिक कास्ट कर रहा था। वह फाइट करते हुए भी मुस्कुरा रहा था, जैसे कि वह पूरा पागल हो गया हो। उसे सब कोई ब्लेंडर का मॉन्स्टर कहता था। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे कोई किल भी कर दे तब भी वह नहीं मरता था। प्रेजेंट में डेमियन इन चींटियों के साथ खेल रहा होता है। एस्टर उसे देखकर कहता है, क्या यह सच में वही पर्सन है जिसे सब कोई मॉन्स्टर कह के बुलाता था? लेकिन अभी भी ब्लेंडर फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट यहाँ पर क्यों हैं? यह ब्लेंडर फैमिली के हेड का अकेला बच्चा है। आखिर यह इतनी बुरी जगह पर कैसे आ गया? डेमियन एस्टर के पास आकर कहता है, खाना। एस्टर कंफ्यूज होकर कहता है, क्या? डेमियन कहता है, चलो खाना खाते हैं। मेरी मॉम ने कहा था, यदि तुम हेल्दी रहना चाहते हो तो तुम्हें पेट भर के खाना खाना चाहिए। तुम बीमार हो, इसलिए तुम्हें और भी ज़्यादा खाना खाना चाहिए। एस्टर कहता है, यह सही कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि वह इस स्टेटमेंट के बाद मुझे पंच मारेगा। एस्टर पूछता है, क्या तुम्हारे पास कुछ मनी है? डेमियन अपने मनी का थैला दिखाते हुए कहता है, हाँ, मेरे पास ये रहा। वे दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट की ओर चले जाते हैं। एस्टर डेमियन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, डेमियन, आज से हम दोनों फ्रेंड्स हुए। डेमियन पूछता है, क्या अचानक से? एस्टर कहता है, यदि मैंने कहा हम फ्रेंड्स हैं तो आज से हम फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। डेमियन कहता है, हाँ। एस्टर कहता है, फ्रेंड, चलो खाना खाने चलते हैं, यह टाइम हमारा खाना खाने का है। वे दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट की ओर चले जाते हैं। एस्टर खाना खाकर रेस्ट कर रहा होता है। वह कहता है, आज का मील सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। आज मैं बहुत ज़्यादा रिफ्रेश्ड फील कर रहा हूँ। तभी वह डेमियन को देखकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो? डेमियन कहता है, मुझे नहीं पता था कि जहाँ पर हम खाना खाते हैं उसके नीचे एक हाउस होता है। मैं हमेशा बाहर सोता था, मैंने पहली बार यह रियलाइज़ किया है। डेमियन कहता है, मेरे पास मेरा डैड भी नहीं है। एस्टर कहता है, नहीं, तुम्हारे पास है। डेमियन कहता है, नहीं, मेरे पास डैड नहीं है। एस्टर कहता है, क्या तुम्हारे पास एक मॉम नहीं है? डेमियन चारों ओर देखकर कहता है, कहाँ, वह यहाँ पर नहीं है। एस्टर मनी मन सोचता है, यदि वह यहाँ नहीं है तो उसका मतलब यह नहीं है कि वह एग्जिस्ट नहीं करती। एस्टर उससे पूछता है, तुम यहाँ कितने दिनों से अकेले हो? डेमियन कहता है, जब से मैं अपनी फैमिली से भागा हूँ तब से मैं 10 बार बाहर सोया हूँ। एस्टर सोचता है, यदि ये भागकर बाहर आया है तो उसे पक्का ही कोई चीज़ कर रहा होगा। यह 10 दिन बाहर सोया है, यानी 10 दिन हो चुके हैं। डेमियन कहता है, चलो एक अच्छी नींद लेते हैं। हमें लगभग एक दिन में 2 बार तक सोना चाहिए। मैं टोटल 10 बार सो चुका हूँ। एस्टर पूछता है, तो इसका मतलब यह है कि तुम 3-4 दिन से बाहर हो? डेमियन कहता है, जब से मैं बाहर आया हूँ तब से मैंने कोई भी नैप नहीं ली, क्योंकि यहाँ का ग्राउंड बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। एस्टर थोड़ी देर बिस्तर की ओर देखता है और फिर पिलो को अपने फेस में लगाकर सोचता है, यह मैडमैन सच में स्टार्ट से ही डिफरेंट है। जब तक यह बच्चा ग्रे जोन में है तब तक मैं इसका नैनी बनने का प्रिटेंड करूँगा। ब्लेंडर फैमिली से कनेक्शन बनाना कोई बुरी बात नहीं है। डेमियन थोड़ी देर बाद सो जाता है। एस्टर सोचता है, यदि मैं ब्लेंडर फैमिली के साथ अपने अच्छे रिश्ते बना लूँ, जब डेक्लन फैमिली के साथ मेरा आमना सामना होगा तब ब्लेंडर फैमिली मेरी हेल्प करेगी। और प्रेस्टीजियस फैमिली के पास बहुत ज़्यादा बुक्स भी होती हैं, लेकिन उससे पहले मुझे उस पर्सन के साथ अपना हिसाब किताब पूरा करना होगा। उसने मेरी चेस्ट पर 57 बार हिट किया। एस्टर डेमियन से कहता है, मैं अब लेटने जा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करना। यदि तुमने मुझे परेशान किया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। डेमियन उससे पूछता है, क्या तुम ब्रीथिंग प्रैक्टिस कर रहे हो? एस्टर कहता, हाँ, जब मैं अपनी ब्रीथिंग प्रैक्टिस कंप्लीट कर लूँगा इसके बाद तुम भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम मेरी प्रतीक्षा करोगे। डेमियन इसके लिए एग्री हो जाता है।
एस्टर लेट जाता है और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगता है। ट्रबल शूटर के रूप में मेरे पास कोई भी अच्छे स्पेल्स नहीं थी और मेरी फाउंडेशन भी बहुत बेकार थी, इसलिए मेरी कुछ लिमिटेशन थी। लेकिन मैंने उन लिमिटेशन को पार करने के लिए कई सारे नोबल हाउस के टेक्निक्स को चुराया। मैं उन टेक्निक्स को चुराते हुए कई बार मरते मरते बचा हूँ। मैंने उन टेक्निक्स से कई सारे स्पेल लर्न किए। मैंने नाइट का हार्ड एंड बॉडी टेक्निक लर्न किया। मैंने स्पिरिट मैजिक, समनिंग और एल्केमी और कई सारे रैंडम आर्ट्स को सीखा। लेकिन इसके बाद भी मैं मारा गया। मैंने एक ऐसे मॉन्स्टर को प्रवोक किया जिसने मुझे एक ही पल में मार दिया, जिसकी पावर कोई मजाक नहीं थी। वह अपने आप में एक कैटास्ट्रॉफ था। इसलिए मुझे पता है कि मुझे इस बार क्या करना है। मुझे डेक्लिन के फाउंडेशन आर्ट हेवनली ऑर्डन टेक्निक को सीखना होगा। सभी डेक्लिन स्पेल्स का एक ही रूट आर्ट है जो कि सभी प्रकार के माना एट्रीब्यूट्स को एक्म्प्लिश करने के एबल है। मुझे उसे याद कर कर अपने लिए यूज करना चाहिए। और वह धीरे धीरे अपनी ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करने लगता है। तभी उसके हार्ट में बना मार्क चमकने लगता है। वह दर्द में कराते हुए कहता है, यह बहुत गर्म है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी में लावा फ्लो हो रहा हो। आखिर ये क्या है? मुझे इससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वह जैसे तैसे अपने आप को फोकस रखने की कोशिश करता है, जिससे उसकी सभी इम्प्योरिटीज़ बाहर आने लगती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को देखकर वह कहता है, ये यहाँ पर क्यों हैं? एलाइट मेजी नोबल फैमिलीज के ऊपर एक हाई स्पेल का यूज करते हैं, जिसका परिणाम इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालना होता है, जो कि केवल डायरेक्ट ब्लड लाइन में किया जाता है। वह मार्क गोल्डन से चेंज होकर रेड हो गया होता है। मुझे इस टाइम ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी इम्प्योरिटीज़ को धीरे धीरे जलाया जा रहा हो। एस्टर अपने आप को किसी माना पूल में इमेजिन करता है। वह सोचता है, मुझे लग रहा है कि मैं अभी माना शावर ले रहा हूँ। तभी वह जागकर जोर जोर से सांसें लेने लगता है। वह सोचता है, कितना टाइम पास हो चुका है। जब वह डेमियन की ओर देखता है तो डेमियन बड़े ही आराम से सो रहा होता है। वह कहता है, यह चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। वह अपनी बॉडी को देखकर कहता है, मेरे लिए टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मेरे सर्किट में कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं बची हैं। अब मेरा माना प्योरीफाई हो चुका है। पिछली लैब की तुलना में मेरा इस बार का माना ज़्यादा प्योर है। यहाँ तक कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैंने डेक्लिन को बीट कर दिया हो। तभी वह अपना कंपैरिजन डेक्लिन से करने लगता है। उस कंपैरिजन को सोचकर वह कहता है, नहीं नहीं, यदि मैं 100 बार जन्म भी ले लूँ तब भी मैं उसे अभी नहीं हरा सकता। लेकिन एक चीज़ श्योर है कि मेरे उसे हराने के चांसेस बढ़ चुके हैं। मैं पिछली लैब में एक ट्रबल शूटर था और ट्रबल शूटर कभी भी गिव अप नहीं करता, भले उसे जीरो से ही स्टार्ट क्यों न करना पड़े। अब हमारा सीन मॉर्निंग की ओर आता है। डेमियन कहता है, अब मेरे बाल ब्राउन हो चुके हैं। एस्टर उसे देखकर सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी इसे अब नोटिस नहीं कर पाएगा। डेमियन अपने आउटफिट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। एस्टर कहता है, अब मेरे पास एक चीज़ बची हुई है। डेमियन पूछता है, फ्रेंड अब हम क्या कर रहे हैं? एस्टर डेमियन की ओर देखता है और एक प्यारी सी स्माइल देता है। एस्टर कहता है, अब हम दोनों केओस के कारण का बदला लेने जा रहे हैं। अब हमारा सीन उसी पर्सन की ओर आता है जिसने एस्टर को पीटा होता है। वह जमाई लेकर बाहर आ रहा होता है। आज का वेदर बहुत ज़्यादा सुंदर है। तभी वह अपने सामने किसी को देखकर हैरान हो जाता है। वह कहता है, क्या यह वही यंगेस्ट नहीं है? वह एस्टर की ओर बढ़ते हुए कहता है, तुम कल कहाँ भाग गए थे? मैंने तुम्हें चारों ओर तलाश किया। आखिर तुम्हारे लुक के साथ क्या है? क्या तुमने सीवर में सावर ले ली? आखिर ये ब्रैड कौन है? यह देखने से एक रिच किड लग रहा है। तभी एस्टर उसके पास आकर उसे पंच मार देता है। एस्टर कहता है, ऐसा लगता है मैंने सही प्लेस को ढूंढा। एक ही पन से वह बहुत धराशायी हो जाता है। मुझे तुम अभी भी याद हो। तुम्हें सबसे पहले 123 हिट्स लेना होगा। यह कहकर वह अपने ऑरा को चारों ओर फैलाने लगता है। उसके बंदे अपने बॉस को पिटता देख गुस्सा हो जाते हैं। वे सभी गैंग बैंग बनाकर एस्टर की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, तुम कमीनों ने हमारे बॉस को पीटने की हिम्मत की। रुको, क्या यह वही यंगेस्ट नहीं है? एस्टर एक कृपी स्माइल देते हुए कहता है, मुझे इन सभी का फेसेस याद है। यह कहकर वह भी उनकी ओर बढ़ने लगता है। वह मन ही मन सोचता है, मैं यह देखना चाहता हूँ कि मैं आज कितने दूर तक जा सकता हूँ। डेमियन कहता है, फ्रेंड क्या यह खेल है?